लास्ट चैप्टर नंबर 4 द यूनाइटेड नेशन में हमने पढ़ा था कि कैसे अगर हमें एक ग्लोबल लेवल पे अगर हमें पीस कीपिंग करनी है तो उसके क्या क्या रोल्स हैं। सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो है वो ये है कि हमें एक दूसरे के साथ एक दूसरी कंट्री एक दूसरे के साथ अच्छी रिलेशनशिप बनाए रखे, एक दूसरे की नीड पड़ने पर मदद करे। ये हमने देखा था द यूनाइटेड नेशन में। तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम इस वीडियो में महाराष्ट्र बोर्ड क्लास 9 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 5 कवर करने जा रहे हैं, दैट इज इंडिया एंड अदर कंट्रीज। इंडिया का कैसा रिलेशन है बाकी कंट्रीज के साथ, ये हम देखेंगे इस चैप्टर में। इस चैप्टर के बीच बीच में आपको कुछ क्वेश्चंस भी पूछे गए एमसीक्यू, तो प्लीज जैसे जैसे वीडियो आप देखोगे क्वेश्चंस आएगा, आंसर कमेंट में जरूर करना। ओके, अगर आपको इस चैप्टर का नोट्स चाहिए तो इस इजी लर्निंग एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो। इजी लर्निंग एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, इसे डाउनलोड कर ले। साइड मेन्यू में जाने के बाद यहाँ पे फ्री मटेरियल का सेक्शन है, इसमें आपको नोट्स मिल जाएगा। ऑल्सो अगर अभी तक क्लास 9 का टेलीग्राम आपने ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, यहाँ पे भी आपको नोट्स मिल जाएगा। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि हमारा एक व्हाट्सएप चैनल है। अगर आप हमारे साथ एक कम्युनिटी में जुड़ना चाहते हो तो आप हमारे साथ व्हाट्सएप चैनल पे जुड़ सकते हो। वहां पे हम ईच एंड अपडेट्स जो भी है क्लास 9 10 से रिलेटेड वो हम वहां पे डालते हैं। तो व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया गया है इजी लर्न डिस्क्रिप्शन में, आप उसे वहां से लिंक के थ्रू आप व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लो। ओके, चलिए तो अब हम पढ़ते हैं इस चैप्टर को। यहां से हमारी टॉपिक होती है बिगिन, स्टार्ट होती है शुरुआत। सो फर्स्ट टॉपिक इज इंडिया एंड अदर कंट्रीज, अदर नेबर्स, मतलब इंडिया और हमारे, यहां से हमारी चैप्टर की होती है शुरुआत। फर्स्ट टॉपिक का आरंभ होता है यहाँ पे, दैट इज इंडिया एंड हर नेबर। यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया हर। हर हम क्यों कहते हैं? क्योंकि हम धरती माँ कहते हैं, ठीक है। पृथ्वी को हम क्या कहते हैं? अर्थ को क्या कहते हैं? धरती माँ कहते हैं। तो दैट्स वाई हमने वर्ड यूज किया है यहाँ पर हर, फीमेल। ओके, सो इंडिया और उनके नेबर्स, मतलब उनके जो पड़ोसी है, हमारे जो पड़ोसी है, इनके साथ हमारा रिलेशन कैसा है और कौन कौन है हमारे पड़ोसी, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इंडिया का पोजीशन कहाँ है। वर्ल्ड मैप में इंडिया का पोजीशन एक एशियन कॉन्टिनेंट में है, एशियन कॉन्टिनेंट में है। अगर हम देखने जाए ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव से तो इंडिया बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एशियन कॉन्टिनेंट में। एंड ऑल्सो पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से भी अगर हम देखने जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड क्या कहते हैं, हेल्दी पोजीशन लाई करता है एशियन कॉन्टिनेंट में। हमारे पड़ोसी कौन कौन है, हमारे नेबर्स कौन कौन है, दैट इज अफगानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, भूटान, चाइना, मालदीव्स। ये सब हमारे नेबर्स है। ये सब हमारे कौन है? ये सब हमारे नेबर्स है, हमारे पड़ोसी हैं, ठीक है। हमारे इंडिया के ये सब नेबर्स हैं। इनके साथ हमारा रिलेशन कैसा है? तो सबसे पहले इंडिया एक, अगर मैं एक अच्छी बात इंडिया की बोलूं, इंडिया अगर दोस्ती निभाता है तो बहुत अच्छे से निभाता है, ठीक है, निभाती है। ओके, क्योंकि हम यहाँ पे फीमेल के लिए यूज कर रहे हैं, दैट इज इंडिया को हम भारत माँ कहते हैं। तो इंडिया इंडिया अगर दोस्ती निभाती है तो बहुत ही बेस्ट वैल्यूबल दोस्ती निभाती है। ओके, तो इसलिए इंडिया का रिलेशन अगर हम देखने जाए बाकी कंट्रीज के साथ तो बहुत इक्वल एंड इक्वल वैल्यूज के साथ है एंड बहुत म्यूचुअल रिस्पेक्ट के साथ हमारा रिलेशन बाकी कंट्रीज के साथ है, ठीक है। एंड ऑल्सो इंडिया में हम जिस भी कंट्री के साथ हमारा रिलेशन है काफी बेस्ट वैल्यूबल फ्रेंडशिप है। ओके, इंडिया एक बिगेस्ट कंट्री है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में अगर हम कहने जाए हमारे नेबर्स में, अगर एक कोई वेल्दी या फिर एक वेल्दी एंड हाई टेक्नोलॉजी वाली कोई कंट्री है तो दैट इज इंडिया। अभी तक मैंने जितना भी हमारे पड़ोसी के नाम बताए, इनमें से अगर सबसे अच्छा इकोनॉमिक वाइज अगर देखने जाए और टेक्नोलॉजी वाइज अगर देखने जाए, ठीक है, तो इंडिया एक सुपीरियर कंट्री मानी जाती है। ओके, साउथ एशियन कंट्रीज में इंडिया काफी इन्फ्लुएंसर है बाकी कंट्री का, मतलब इंडिया इन्फ्लुएंस करता है बाकी कंट्रीज को। बाकी कंट्रीज देख करके कहती है इंडिया
कैसे ग्रो कर रही है, इस तरीके से हम भी ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, तो इंडिया का काफी ग्रेट इन्फ्लुएंस है अमॉन्ग द साउथ एशियन कंट्रीज। ओके, तो ये रहा हमारा इंडिया और बाकी कंट्रीज के साथ। अब यहां से आपका टॉपिक होता है दूसरा शुरू। नेक्स्ट टॉपिक इज इंडिया एंड पाकिस्तान। ये हम जब से इंडिया का पार्टीशन हुआ है, ठीक है, पाकिस्तान के साथ फ्रॉम द सिंस 1947 इंडिपेंडेंस के टाइम से, ठीक है, यहां से देखा जा रहा है इंडिया और पाकिस्तान के बारे में हम बहुत कुछ जानते हैं। कभी गलत सुनते हैं, कभी सही सुनते हैं, कभी कुछ भी सुनते हैं। तो आज हम देखने जा रहे हैं इस हमारे क्लास 9th में क्या क्या बताया गया है इंडिया और पाकिस्तान के बारे में। ठीक है, कैसे हमारे रिलेशन है उसके साथ। इंडो पाकिस्तान, एक्चुअली इंडिया और पाकिस्तान को कहा गया है इंडो पाक, मतलब इंडो पाकिस्तान का रिलेशन 3 मेन फैक्टर पे इन्फ्लुएंस है। क्या क्या 3 मेन फैक्टर है, कौन से 3 मेन मुद्दे हैं? सबसे पहले वर्ल्ड व्यू में ये दोनों कंट्रीज काफी अलग है। इंडिया और पाकिस्तान वर्ल्ड व्यू में काफी एक दूसरे से अलग है, डिफरेंट है। ठीक है, नेक्स्ट इज कश्मीर क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है, सबसे बड़ा फैक्टर, दैट इज कश्मीर। एज वी ऑल नो, ये मुद्दा जब से इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ है तब से ये मुद्दा चलते हुए आया है। पाकिस्तान इज सेइंग कि कश्मीर का पार्ट हमारा है, इंडिया इज सेइंग कि कश्मीर का पार्ट हमारा है। तो ये कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा है, दैट इज, ये क्वेश्चन सबसे पुराना क्वेश्चन और सबसे स्टार्टिंग क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है, दैट इज थर्ड मेन फैक्टर जो है वो क्या है? न्यूक्लियर रिवैलरी बिटवीन टू कंट्रीज, दोनों कंट्रीज के बीच में जो न्यूक्लियर जो वेपन्स, न्यूक्लियर का जो यूज किया गया है, ठीक है, दोनों कंट्रीज जो एक न्यूक्लियर जो बनाई है उसके रिवैलरी को लेकर के दोनों कंट्रीज के बीच का डिफरेंस, ये 3 मेन फैक्टर है, यही हम पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक में। पाकिस्तान कंसिडर्ड कश्मीर उनका एक हर्डल है। इसका मतलब पाकिस्तान का कहना है कि कश्मीर हमारा है। ठीक है, उनका सबसे बड़ा जो इंडिया के साथ जो रिलेशन, अगर हम देखें एक क्या कहते हैं उसे, मतलब अगर रिलेशन खराब हुआ है, ठीक है, तो दैट इज द कश्मीर मुद्दा। ओके, दैट इज द कश्मीर मुद्दा बिकॉज पाकिस्तान कंसिडर्ड कश्मीर उनका पार्ट है। बट सबसे पहला जो हम कह सकते हैं वॉर हुआ था कश्मीर से रिलेटेड, दैट इज इंडो पाक वॉर, 1965 में ये वॉर हुआ था। दैट इज टॉपिक इज द कश्मीर, दैट इज द टॉपिक इज द कश्मीर। उसके बाद एक ट्रीटी साइन की गई थी, मतलब एक एग्रीमेंट साइन किया गया था 1966 में। एग्रीमेंट नेम इज द टेक्सटन एग्रीमेंट। ठीक है, बट ये एग्रीमेंट ज्यादा दिन तक नहीं चला। आफ्टर वॉर ये हुआ था, 1965 में वॉर हुआ था, उसके बाद ये एग्रीमेंट साइन हुआ था, बट ये ज्यादा दिन तक नहीं चला। जब एक्चुअली जब पाकिस्तान सेपरेट हुआ था, पार्टीशन हुआ था, तो पाकिस्तान 2 पार्ट में पार्ट हुआ था, एक वेस्ट पाकिस्तान और एक हो गया ईस्ट पाकिस्तान। ईस्ट पाकिस्तान से 1971 में, क्योंकि वहां पर भी वॉर जंग हुए थे, ठीक है, तो इंडिया और पाकिस्तान का, तो दैट इज कि वहां से एक नया कंट्री निकल करके आ गया, दैट इज बांग्लादेश। बांग्लादेश ने कहा कि हम किस आप दोनों के बीच में नहीं है, वी आई एम सेपरेट कंट्री, मैं एक सेपरेट कंट्री हूं। तो यहां पे हम कह सकते हैं कश्मीर का प्रॉब्लम अब सिर्फ कश्मीर का प्रॉब्लम बना है, ईस्ट पाकिस्तान का प्रॉब्लम तो सॉल्व होगा, क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान क्या निकल गया, बांग्लादेश अपने आप को क्रिएट कर लिया। तो यहाँ पे बांग्लादेश क्रिएट हुआ। एक और इंपॉर्टेंट बात जो आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है, जब बांग्लादेश क्रिएट होने जा रहा था तो उस टाइम में बांग्लादेश वॉर जो चल रहा था पाकिस्तान के साथ, बांग्लादेश के बहुत सारे ऐसे मेंबर्स थे जो इंडिया में शिफ्ट हो गए, दैट इज जिसे हम रेफ्यूजीज भी कहते हैं। रेफ्यूजीज बहुत सारे इंडिया में आ गए, बट हम उन्हें रिमूव नहीं कर सकते बिकॉज अगर हमारी कंट्री में आकर के कोई भी रेफ्यूजीज अगर आ रहा है तो उसे हम रिमूव नहीं कर सकते, बिकॉज उनके पास कोई और रहने का सहारा नहीं है। ओके, सो ये टॉपिक आपके नहीं था टेक्स्ट बुक में, बट देन ऑल्सो आई एक्सप्लेन्ड इट। चलो एनीवे आगे देखते हैं। उसके बाद जब बांग्लादेश का क्रिएशन हुआ 1971 में, फिर जाकर के एक एग्रीमेंट साइन की गई थी जिसका नाम है द शिमला एग्रीमेंट 1972। ठीक है, ये एग्रीमेंट
साइन किया गया था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। 1999 में देखा गया था कि एक फिर से कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया इंडिया और पाकिस्तान का, दैट इज कारगिल वॉर पे। कारगिल वॉर पे इंडिया विन हुई थी। ठीक है, आपको अगर आप नहीं जानते हो स्टोरी के बारे में, देखना, इसके ऊपर मूवी भी बन चुकी है, तो प्लीज आप कारगिल वॉर वाला जरूर देखना। ठीक है, तो कारगिल वॉर कैसे हुआ था उसके ऊपर पूरी मूवी बनाई गई है। ओके, आज की डेट में कश्मीर का भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बट प्रॉब्लम तो सॉल्व हो चुका है। बट देन ये हम पढ़ रहे हैं अभी के पर्सपेक्टिव से नहीं, हम पढ़ रहे हैं, हमारी जो टेक्स्ट बुक पहले प्रिंट हुई है तो हम पहले के प्रिंटेड वाले से पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आप अभी के लिए मत सोचना कि मैम अभी तो सब प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है, कश्मीर का तो प्रॉब्लम सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया है, तो ये हम अभी अभी डिक्लेयर हुआ है, बट हम जो टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हैं वो पहले का प्रिंटेड टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हैं। ओके, तो हमें एग्जाम में जो लिखना है वो इसी के मतलब इसी से रिलेटेड लिखना है, ना कि आज के सिचुएशन के हिसाब से लिखना है। ठीक है, इवन कश्मीर क्वेश्चन इज बेसिक कॉज ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू कंट्रीज। ओके, यही एक मेन मुद्दा था, सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है इंडिया और पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट का। ऑल्सो जो भी कंट्री टेररिज्म टेररिस्ट पहले इंडिया में आते हैं वो थ्रू दी कश्मीर आते हैं, दैट इज कि उनका सबसे इंपॉर्टेंट टारगेट जो रहता है दैट इज द श्रीनगर, दैट इज कश्मीर ही होता है। ओके, बोथ द कंट्रीज इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने न्यूक्लियर टेस्ट किया हुआ है, न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किया है 1998 में, बट दोनों कंट्रीज को ऐसा न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट ना करने के लिए उनको लॉक्ड कर दिया गया है। मतलब यूनाइटेड नेशन में कहा गया है कि आपके पास अगर न्यूक्लियर वेपन है, अनटिल एंड अनलेस आपके ऊपर कोई वॉर ना करे बाय द न्यूक्लियर वेपन, आप भी नहीं करोगे, पहले आप पहला मेंबर नहीं बनोगे न्यूक्लियर वॉर करने के लिए, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन कोई भी अगर कंट्री यूज करती है तो वो बहुत एक हाई लेवल का इशू बन जाता है। जैसे आपने कोल्ड वर्ल्ड वॉर के टाइम में जो पढ़ा था हिरोशिमा नागासाकी वाला, तो उसमें क्या यूज किया था अमेरिका ने, दैट इज क्या यूज किया था, न्यूक्लियर बॉम्ब का यूज किया था। तो ये दोबारा नहीं होना चाहिए, इसके लिए सबसे पहला अगर आपके पास न्यूक्लियर वेपन है तो बट आपको वो यूज नहीं करना है, उसको लॉक करके रखना है। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट के टाइम में। ओके, वन मोर इशू जो इंडो पाकिस्तान का है वो कौन सा इशू है, दैट इज द डिस्प्यूट इन सर क्रिक एरिया। एक जो एरिया है उसके बॉर्डर से रिलेटेड डिस्प्यूट, कि ये बॉर्डर हमारा है, ये बॉर्डर हमारा है, उससे रिलेटेड भी डिस्प्यूट है। वो एरिया कौन सा है, सर क्रिक एरिया है। अगर हम बोथ कंट्रीज का अगर डायलॉग्स देखने के लिए जाए दोनों कंट्रीज का, तो दैट इज कि बट कंसीडरिंग इन विच पाकिस्तान इज सपोर्टिंग टेररिस्ट, कहा गया था कि पाकिस्तान सपोर्ट करता है टेररिस्ट को और अगेंस्ट द इंडिया के अगेंस्ट, एंड ऑल्सो इंजीनियरिंग टेररिस्ट एक्टिविटीज इन इंडिया। मतलब कि पाकिस्तान इंडिया से बदला लेने के लिए टेररिस्ट का इस्तेमाल करता है, ऐसा लिखा गया है इसमें। ठीक है, बट इंजीनियरिंग टेररिस्ट एक्टिवेट कहाँ पे होता है, मतलब टेररिज्म जो टेररिस्ट है वो सबसे पहले बिलोंग कहाँ से करते हैं, आते कहाँ से है, तो वो इंडिया से एक्टिवेट होता है, इंडिया में ही एक्टिविटी उनका रहता है। ये डायलॉग जो था जो पहले पाकिस्तान के द्वारा कहा जाता था, बट अब जो है ये अनसक्सेसफुल हुआ है। ये डायलॉग्स एस्टेब्लिशिंग डायलॉग्स आर प्रोविंग टू बी अनसक्सेसफुल। ठीक है, सो हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप इस तरीके से ऐसे ही मजेदार तरीके से पढ़ना चाहते हो तो यू कैन ज्वाइन क्लास 9th कॉम्बो बैच। देखो ये बैच जो है ये 2023-2025 तक का बैच है। मतलब आप अगर अभी क्लास 9th में हो तो अप टिल द क्लास 10th, जब तक आपका बोर्ड नहीं होगा तब तक का ये बैच है। ठीक है, तो क्लास 9 क्लास 10 फाउंडेशन बैच, ये तीन चीज आपको ये कॉम्बो बैच में मिल रहा है, इसलिए इसका नाम रखा गया है क्या, कॉम्बो, क्योंकि इसमें तीन चीज है, क्लास 9 क्लास 10 एंड फाउंडेशन। तो इफ यू आर इन क्लास 9th एंड आपको कॉम्बो से रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी है तो आप गिवन नंबर पे जरूर कॉल कर लेना। चलो आगे देखते ये कॉम्बो बैच में और क्या क्या है।
तो प्लीज इसको थोड़ा आराम से सुनना कॉम्बो बैच का। ये है हमारी टीम, ये सारे टीचर्स मिलकर के आपको पढ़ाएंगे, सारे सब्जेक्ट हमारे प्लेटफॉर्म पे पढ़ाए जाते हैं। बैच की बेनिफिट्स क्या है? सबसे पहले यहाँ पे लाइव क्लासेस होती है ईच एंड एवरी डे, डेली क्लासेस होती है लाइव। सेकंड, सारे सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट करवाए जाते हैं। थर्ड है कि ये जो एप्लीकेशन है आप इसे मोबाइल, पीसी, टैबलेट किसी पे भी देख सकते हो। एंड्रॉयड, आईओएस, मतलब एप्पल, अगर किसी पास आईफोन है या फिर एंड्रॉयड फोन है तो आप किसी पे भी देख सकते हो। ये लाइव क्लासेस आपको एप्लीकेशन, इजी लर्निंग एप्लीकेशन पे ही दिखेंगी। क्लासेस एप्लीकेशन पे ही होगा। नेक्स्ट इज कि अकॉर्डिंग टू रिकॉर्डिंग जो होता है वो ईच एंड एवरी लाइव सेशन का रिकॉर्डिंग होता है। अगर आप कभी क्लास मिस भी कर जाते हो, नहीं भी ज्वाइन करते हो, तो फिर भी आपको रिकॉर्डिंग मिलता है। फुल ईयर का ये है, ठीक है। कभी भी आप ये रिकॉर्डिंग देख सकते हो रिवीजन पर्पस के लिए। नेक्स्ट इज कि यहाँ पे चैप्टर वाइज डाउट क्लियरिंग सेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी मैंने आपको पढ़ाया था, अगर यही मैं आपको लाइव सेशन में पढ़ाती एंड अगर आपको कोई भी डाउट आता, ठीक है, तो आप मुझे वहां पे पूछ सकते थे, डाउट क्लियर आपका वहीं पे हो जाता, ठीक है। नेक्स्ट इज कि यहाँ पे बिफोर एग्जाम लाइव रिवीजन भी होता है। हम हर बार 2 से 3 बार सिलेबस को रिवाइज करवाते हैं, चाहे वो क्लास 9th हो या फिर क्लास 10th हो। पर्सनल मेंटोरशिप इंक्लूड है, आपको पर्सनल मेंटोरशिप मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट बाय शुभम झा सर। वो आपको खुद ही मेंटोरशिप देंगे, ठीक है, पर्सनल मेंटोरशिप देंगे। नेक्स्ट इज टेस्ट सीरीज, इसमें इंक्लूडेड है। टेस्ट सीरीज में सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन है, चैप्टर वाइज और सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन है। तो जैसे जैसे चैप्टर पढ़ते चलोगे वैसे वैसे सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव टेस्ट सॉल्व करोगे। इससे आपका कितना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है ये आपको पता चल जाएगा, ठीक है, खुद सेल्फ एनालाइज हो जाएगा। नेक्स्ट वन, मैम ये कहाँ अवेलेबल है? तो एज आई सेड कि ये पीसी, मोबाइल, टैबलेट, आईपैड्स पे अवेलेबल है। सारे टीचर्स बहुत एक्सपीरियंस है। रिकॉर्डिंग आपको इसका मिलेगा एचडी वीडियो में। कैसे इनरोल करना है? इसको इनरोल करने के लिए आपको इजी लर्निंग एप्लीकेशन दिया गया है डिस्क्रिप्शन में। जैसे ही आप ऐप ओपन करोगे यहाँ पर आपको सबसे होम पेज में ही आपको कॉम्बो बैच करके दिखेगा, ठीक है, 2023 टू 2025। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करोगे कुछ इस तरीके से आपका फॉर्मेट ओपन होकर के आएगा। यहाँ से आप डायरेक्टली पेमेंट कर सकते हैं। अब बात आती है कि मैम क्या है इसकी फीस? तो अगर क्लास 9th और क्लास 10th की, अगर क्लास 10th और प्लस फाउंडेशन की फीस अगर हम देखने जाए तो फीस है अपना 7,500। इसमें आपको सब मिल जाएगा। एक बात मैं बता रही हूँ, देखो थोड़ा ध्यान से सुनो। अगर आप सिर्फ क्लास 9 ज्वाइन करते हो तो उसकी जो फीस रहेगी ऑलमोस्ट आफ्टर डिस्काउंट की 50% डिस्काउंट करने के बाद भी 5,000 to 6,000 फीस रहेगा। क्लास 10th की अगर मैं बात करने जाऊं 50% डिस्काउंट के बाद भी 6 to 7,000 इसकी फीस रहेगी, ठीक है। अगर मैं फाउंडेशन की बात करूं तो फाउंडेशन का जो सिर्फ और सिर्फ केवल फीस है वो है 15,000। तो अगर आप कैलकुलेशन करोगे, ठीक है, तो 18,000 या फिर 19,000 जो आपको हो रहा है। अगर हम क्लास अभी के हिसाब से अगर देखने जाए तो क्लास 9 की फीस है 5,000, क्लास 10 की जो फीस है 6,000, फाउंडेशन की फीस है दैट इज आफ्टर डिस्काउंट 7,500। तो अगर हम इसका टोटल करें तो 18,500 होता है। बट अभी के लिए ये आपको 7,500 में सभी चीजें मिल जाएगी, सभी चीजें मिल जाएगी। अगर आपको ज्यादा इसका इंक्वायरी है, ज्वाइन करना है, तो गिवन नंबर पे कॉल कर लेना, सब इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। मैम ये जो 7,500 फीस है, क्या ये मंथली फीस है या ईयरली फीस है? ये फुल बैच फीस है, पूरा फीस है ये, ठीक है। आपको मंथली नहीं, फुल ईयर फीस है। जो आप 1-1.5 साल का फीस दे रहे हो वो 1.5 ईयर का फीस है। 9th आधा जो आपका बचा हुआ है, और क्लास 10th देन एज फाउंडेशन, ये सब का है, ओके। अगर आपको कोई भी इंक्वायरी है तो आप मेल भी कर सकते हो एंड ऑल्सो इस दिए गए नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हो। मैं नहीं तो शुभम सर आपको रिप्लाई इस पे जरूर देंगे, ठीक है। तो इफ यू हैव एनी इंक्वायरी रिगार्डिंग कॉम्बो बैच फील फ्री टू। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, आते हैं अपने बैक टू पवेलियन, अपने चैप्टर्स। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा, दैट इज इंडिया एंड चाइना। इंडिया और चाइना के साथ भी हमारे कुछ प्रॉब्लम, कुछ इश्यूज फेस हुए हैं, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट देखी गई है, मतभेद देखी गई, ठीक है।
तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है? सबसे फर्स्ट इज क्या इशू है? दैट इज बॉर्डर इशू, बॉर्डर रिलेटेड इशू है। दूसरा स्टेट ऑफ टिबेट का इशू है, ठीक है, स्टेटस ऑफ टिबेट का ये इशू है। तो एक एक करके देखते हैं हम ये इशू के बारे में। सबसे पहला इशू दैट इज द बॉर्डर इशू। चाइना चाइना कहता है कि ये जो चाइना का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है इंडिया और चाइना का जो बॉर्डर रिलेटेड डिस्प्यूट है। वो बॉर्डर कौन सा है? वो बॉर्डर है मैकमोहन लाइन। और एरिया क्या कौन सा है? दैट इज द अक्साई चीन एरिया, ठीक है, अक्साई चीन एरिया है ये। और मैकमोहन लाइन ये एक प्रॉब्लम है। चाइना कहती है ये जो अक्साई चीन और ये जो मैकमोहन लाइन है, ठीक है, जो अरुणाचल प्रदेश में है, ये एक चाइनीज टेरिटरी है, ये चाइना का बॉर्डर है। चाइना ने बोला कि हम मैकमोहन लाइन को इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं मानेंगे, ठीक है। इंडिया ने बोला कि आप डिस्प्यूट करो करो, ठीक है ठीक है, डिस्प्यूट से मतलब नहीं है, बट ये जो हमारा जो बॉर्डर है ये एक इंटरनेशनल लाइन है। बट चाइना इस बात को मानने के लिए रेडी नहीं है। इसलिए सबसे पहले ये बॉर्डर रिलेटेड इशू के ऊपर एक अटैक हुआ था। कब? 1962 में चाइना ने अटैक किया इंडिया के ऊपर, 1962 में। फिर आता है नेक्स्ट इशू दैट इज द स्टेटस ऑफ टिबेट। यहाँ पे द स्टेटस ऑफ टिबेट कहा गया है। चाइना कहता है ये जो टिबेट है ये हमारा एक ऑटोनॉमस स्टेट है, ठीक है, ये हमारा एक ऑटोनॉमस स्टेट है। यहाँ पे जो हमारी मिलिट्री है वो सबसे पहले यहीं पे रहेगी, दैट इज टिबेट में। टिबेट में कहाँ पे? दैट इज द दलाई मामा में, ठीक है। ये इंडिया के अंदर तो आता है बट ये किसका पार्ट है? ये हमारा चाइना का पार्ट है, ऐसा चाइना कहता है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है, ये भी एक इशू है इंडिया और चाइना के बीच में। तो ये दो प्रॉब्लम है किसके बीच में? इंडिया और चाइना के बीच में, ये दो कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है। यहाँ पे अभी जो हमने इंडो पाकिस्तान इंडो चाइना जो हम देख रहे हैं, यहाँ पे बात की जा रही क्या प्रॉब्लम है, क्या किस के कारण इतना डिस्प्यूट हो रहा है, ठीक है। अभी गुड रिलेशनशिप के बारे में बात नहीं की जा रही है, ओके। सो यहाँ पे देखा गया कि इंडिया को थ्रेट किया गया था, इंडियन सिक्योरिटी को थ्रेट किया गया था बाय दी चाइना। तो इंडिया ने क्या किया? अपनी सिक्योरिटी को इंक्रीज किया। देखा गया था कि वॉर के टाइम में कि इंडिया और जो चाइना है ये सॉरी चाइना और जो पाकिस्तान है ये दोनों की फ्रेंडशिप बहुत अच्छी थी, ठीक है। पाकिस्तान सप्लाई ऑफ जो वेपन्स है, ठीक है, ये चाइना टू पाकिस्तान बहुत ट्रांसफर होता था। चाइना ट्रांसफर करता था वेपन्स को पाकिस्तान को, ठीक है। कौन से वेपन ट्रांसफर करता था? तो मिसाइल्स करता था, न्यूक्लियर वेपन्स, ये सब टेक्नोलॉजीज चाइना किसको देती थी? पाकिस्तान को देती थी, ताकि चाइना और पाकिस्तान की रिलेशनशिप बहुत अच्छी रहे, उनकी दोस्ती बहुत बढ़ती रहे, ठीक है, उनकी दोस्ती बहुत बढ़ती रहे। क्योंकि पाकिस्तान का दुश्मन भी कौन? इंडिया। अब चाइना तो साथ पाकिस्तान के ही देंगे क्योंकि वो भी इंडिया का दुश्मन है। तो दैट इज कि जो दो दो दुश्मन मिलकर के हम वॉर कर सकते हैं, ऐसा इन दोनों का मानना था, ठीक है। तो इंडिया ऑलवेज चाहती थी, इंडिया का कोई लड़ाई झगड़ा से कोई मतलब नहीं था, इंडिया का हमेशा से था कि हम अपने रिलेशन को अच्छा करें, ठीक है, हम हमारे रिलेशन को अच्छा करें, इम्प्रूव करें चाइना के साथ। इसलिए पहले के टाइम में या फिर अभी भी आप देखोगे कि चाइनीज सामान इंडिया में बहुत ज्यादा इंपोर्ट होता था। आपने एक बीच में सुना भी था कि जितने भी चाइनीज ऐप थे उसको बैन कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि ये सब प्रॉब्लम्स के द्वारा, क्योंकि हमारे वो डेटास लेते थे, डेटास को मिसयूज करते थे, तो दैट्स व्हाई, ठीक है। यहाँ पे देखा गया कि जो प्रॉब्लम डिस्प्यूट्स था वो प्रॉब्लम डिस्प्यूट्स बॉर्डर से रिलेटेड उसे कहा गया सीनो इंडिया बॉर्डर डिस्प्यूट। तीनों इंडिया बॉर्डर डिस्प्यूट इसे कहा गया था। एज इंडिया देखा जा रहा था कि जैसे से इकोनॉमिक ग्रोथ दोनों कंट्रीज का हो रहा है, इंडिया का भी हो रहा है, चाइना का भी हो रहा है, ओके। यहाँ पे ट्रेड की रिलेशनशिप बनाए रखना चाहते थे। बॉर्डर से रिलेटेड डिस्प्यूट था वो अपनी जगह, बट ट्रेड से रिलेटेड जो काम चल रहा है वो अपनी जगह। आपने यूनाइटेड नेशन में पढ़ा था कि अगर ट्रेड हम एक दूसरे के साथ कर रहे हैं तो वहां पे कोई भी अपना अपना क्या कहते हैं पर्सनल प्रॉब्लम बीच में नहीं आना चाहिए, ठीक है। ट्रेड अगर हो रहा है, बिजनेस अगर हो रहा है तो आप उस पर ध्यान दो। तो बिजनेस तो हो रहा था, वो होता है, अभी भी होता है। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम अपनी जगह है, बट
जो हमारा ट्रेड है, ठीक है, जो हमारा बिजनेस है, उसमें लोगों का नुकसान नहीं होना चाहिए, कि इससे एक दूसरे कंट्री हैम्पर पड़ती है, एक दूसरे की कंट्री के लोगों के ऊपर हैम्पर पड़ता है, ठीक है। बिकॉज ऑफ इम्प्रूवमेंट ऑफ द इकोनॉमिक एंड द ट्रेड रिलेशन बिटवीन द इंडिया एंड चाइना, ठीक है, यहाँ पे ट्री पार्टीज टॉक्स बिटवीन रशिया, चाइना एंड इंडिया, यहाँ पे रशिया भी बीच में आई और ट्री पार्टीज बनी, मतलब ये तीन पार्टी जो इंडिया, रशिया और चाइना है, ये तीन पार्टी मिल करके एक दूसरे के साथ बिजनेस इंप्रूव करना शुरू किए। यहाँ पे सीनो इंडिया, दैट इज चाइना और इंडिया का वापस से रिलेशन अच्छा होने लगा धीरे धीरे, हड़ू हड़ू, ठीक है। ऑल्सो बॉर्डर से रिलेटेड डिस्प्यूट्स जो था वो कंप्लीटली रिजॉल्व हो गया था, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया था, क्योंकि सीनो इंडिया आ गया था बीच में, ठीक है। तो बाद में देखा गया कि बैक सीट्स जो रिलेशन है और जो हमारे कुछ कंट्रीज के साथ, जैसे चाइना के साथ ही रिलेशन था, तो धीरे धीरे बॉर्डर से रिलेटेड डिस्प्यूट्स भी हटने लगे। तो यहाँ पे हमने किसके बारे में देखा, सीनो इंडिया के बारे में देखा। तो अगर आपको सीनो इंडिया के बारे में पूछा जाए तो ये वाला पैराग्राफ आप लिख सकते हो। यहाँ पे इंडिया और चाइना का भी टॉपिक होता है खत्म। तो स्टूडेंट्स, आपके लिए कुछ क्वेश्चंस भी लाए गए हैं आफ्टर कंप्लीटिंग दी टॉपिक्स। हर एक टॉपिक कंप्लीट होने के बाद आपको कुछ क्वेश्चन मिलेगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है, ठीक है। इससे आपको खुद एनालाइज होगा कितना आपने पढ़ा है, कितना आपको आता है, ठीक है। So here is the question. Countries that have tense relation with India: Pakistan and China, Nepal and Bhutan, Myanmar and Maldives, Afghanistan and America. जो भी है करेक्ट आंसर आपको लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, दैट इज कंट्रीज दैट हैव टेंस रिलेशन बिटवीन, इसके बीच में, दैट वो तो अभी हमने देखा। सेकंड क्वेश्चन आता है, दैट इज फैक्टर दैट हैव इन्फ्लुएंस ऑन रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। कौन सी फैक्टर इन्फ्लुएंस हुई है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में? डिफरेंस इन द वर्ल्ड व्यू ऑफ बोथ द कंट्रीज, कश्मीर इशू, न्यूक्लियर रिवलरी और ऑल ऑफ दिस। आंसर इन कमेंट। अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ओके। काफी आपकी नीड है, सपोर्ट की नीड है, तो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब कर दो। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक, ओके, एंड अपने किसी भी दोस्तों तक ये वीडियो जरूर शेयर। चलो अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नाउ वी आर गोइंग टू सी अब हमारे क्या गुड रिलेशंस है हमारे नेबर्स के साथ, ठीक है। बाकी के जो हमारे नेबर्स है उनके साथ हमारा रिलेशंस कैसा है। सबसे फर्स्ट कंट्री दैट इज अफगानिस्तान। अफगानिस्तान अगर हम देखने जाए तो यहाँ पे पॉलिटिकल का काफी इंस्टेबिलिटी है, ठीक है, स्टेबल नहीं है पॉलिटिक्स यहाँ पे, तो दैट्स वाई काफी प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं अफगानिस्तान को। अफगानिस्तान में देखा गया है कि टेररिस्ट का ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अफगानिस्तान में है, तालिबान में, ठीक है, अफगानिस्तान के तालिबान में। इंडिया चाहती है कि पाकिस्तान को मदद करे, सॉरी, अफगानिस्तान को मदद करे, दैट इज कि यहाँ पे भी पीस हो, शांति हो, सिक्योरिटी लोगों को दिया जाए, स्टेबिलिटी हो इस कंट्री में, वॉयलेंस को हटा दिया जाए, ठीक है, और यहाँ पे डेमोक्रेटिक कंट्री बनाई जाए, ठीक है। ऐसा इंडिया अफगानिस्तान के लिए चाहती है, ओके। तो इंडिया ने काफी मदद भी किया है अफगानिस्तान को, जैसे कम्युनिकेशन फैसिलिटीज दिया है, ठीक है, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज में मदद किया है। ऑल्सो अगर जैसे वॉर के टाइम में चीजें डिस्ट्रॉय हो जा रही है उसको रिबिल्ड करने के लिए इंडिया मदद कर रही है अफगानिस्तान की, जैसे रोड बिल्ड करने में, साइंस एंड टेक्नोलॉजीज के फील्ड में ग्रो होने में, ठीक है, स्कूल्स को बिल्ड करने में, हेल्थ फैसिलिटीज को ग्रो करने में, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स को ग्रो करने में, डेवलप करने में इंडिया काफी मदद कर रही है अफगानिस्तान की। क्योंकि अफगानिस्तान में अब एक स्टेट वहां पे जो तालिबान है उसके कारण काफी प्रॉब्लम फेस करने पड़ रहे हैं पूरे होल अफगानिस्तान को, तो ऐसा इंडिया नहीं चाहती है, क्योंकि तालिबान में तो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, बट उसके अलावा जो बाकी स्टेट्स है उनको इंडिया, वो अनडेवलप्ड है, उनको इंडिया हेल्प कर रही है ताकि वो डेवलप कर सके, ठीक है, वो भी शांति से रह सके। नेक्स्ट हमारे जो रिलेशन है दूसरी कंट्री के साथ, दैट इज बांग्लादेश, हमारे पड़ोसी के साथ, नेबर के साथ।
आज की डेट में जो बांग्लादेश है, ठीक है, ये पहले ईस्ट पाकिस्तान था। ईस्ट पाकिस्तान से निकल करके आया क्या, बांग्लादेश। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बांग्लादेश जो क्रिएट हुआ है, ऑल वी ऑल नो कि पाकिस्तान दो पार्ट में सेपरेट हुआ था, दैट इज वेस्ट एंड ईस्ट। तो ईस्ट पाकिस्तान निकल करके आया बांग्लादेश। यहाँ पे लिंग्विस्टिक का काफी डिफरेंस है बिटवीन देम, दोनों के बीच में लैंग्वेज का काफी डिफरेंस है। ऑल्सो यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो तो अच्छी है, ठीक है, वो तो अच्छी है, बट यहाँ पे भी इकोनॉमिकली ये लोग वीक है। ठीक है। बांग्लादेश को हमने क्या किया है, फ्री बांग्लादेश कर दिया है, ताकि हम जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश वो फ्री हो चुकी है वेस्ट पाकिस्तान से। ठीक है, अब ये पाकिस्तान के अंडर नहीं है, तो दैट्स व्हाई इंडिया और बांग्लादेश का रिलेशन काफी अच्छा है, क्योंकि बांग्लादेश भी अब फ्री हो चुकी है, फ्रीडम उसको भी मिल चुका है। कब मिला फ्रीडम, तो 1971 में मिला, दैट इज क्रिएशन जब बांग्लादेश का हुआ। तो यहाँ पे उनके बीच में कुछ ट्रीटीज को साइन किया गया है, जैसे बांग्लादेश वाटर जो शेयर करती है, रिवर वाटर, उससे रिलेटेड ट्रीटी साइन हुए हैं। उसके बाद बॉर्डर जो है इंडिया बांग्लादेश का, उससे रिलेटेड जो ट्रीटीज है उसको साइन किया गया है। ऑल्सो कुछ भी कोई अगर छोटा मोटा कॉन्फ्लिक्ट था तो उसको भी सॉल्व कर दिया गया है। इनके बीच में ट्रेड जो है वो भी काफी ग्रो हो रहे हैं, एंड दोनों कंट्रीज ग्रो हो रही है। नेक्स्ट करने हमारे जो नेबर है दैट इज श्रीलंका। श्रीलंका के साथ हमारी रिलेशन अच्छी है। ये साउथर्न पार्ट में आता है श्रीलंका। ओके, 1985 में यहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हुई थी, बट जिसमें देखा गया कि कुछ जो तमिलियंस है वो श्रीलंका में है, ठीक है, बट श्रीलंकन जो गवर्नमेंट है दे आर सेइंग कि दे आर श्रीलंकन्स। ओके, बट ये वाला प्रॉब्लम भी अब सॉल्व हो चुका है। ओके, इंडिया में जैसे इंडिया एक पीस कीपिंग फोर्स को रखती है, वैसे इंडिया भी चाहती है कि श्रीलंका को भी एक पीस कीपिंग मिले। इंडियन श्रीलंकन गवर्नमेंट भी अच्छा जो इंस्टेबिलिटी था उसको स्टेबल हो, उनकी भी पॉलिटिकल सिस्टम, वहां पे भी डेमोक्रेटिक कंट्री रहे वो भी कंट्री। ठीक है। ऑल्सो जो श्रीलंका के जो वाटर लाई है, ठीक है, वो कौन सी वाटर लाई करती है, दैट इज इंडियन ओशियन। तो इनके बीच में भी एक फ्रेंडली रिलेशन है, क्योंकि दोनों का वाटर कौन सा है, इंडियन ओशियन है। तो इनके बीच में भी कुछ ये जो डिस्प्यूट्स थे उसको सॉल्व कर दिया गया, एंड कुछ ट्रीटीज को साइन कर दिया गया है। फिर आता है नेक्स्ट, दैट इज द नेपाल। नेपाल जो हमारे नॉर्दर्न पार्ट में है, ठीक है, जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में, नेपाल एंड भूटान ये दोनों लैंड लॉक कंट्रीज है। लैंड लॉक कंट्रीज मतलब कि यहाँ पे वाटर मतलब यहाँ पे रिवर वाटर नहीं है या फिर ओशियन नहीं है, ठीक है। ये दोनों कंट्रीज क्या है, पूरा ये जो कंट्री है वो माउंटेन से सराउंडेड है, तो इसलिए इसको कहा गया है लैंड लॉक कंट्री। ओके, ये लिंक्ड है इंडिया और चाइना के बीच में, ये इंडिया और चाइना के बीच में ये नेपाल आता है। यहाँ पे इंडिया और नेपाल का रिलेशन लाए हुआ है कब से, 1950 से। इनके बीच में भी ट्रीटी साइन की गई है, फ्रेंडशिप की ट्रीटी, दैट इज द इंडो नेपालिस। ओके, ये ट्रीटीज जो साइन की गई है इसमें नेपाली सिटीजन्स जो है, नेपाली सिटीजन के नॉट ओनली एंटर द इंडिया बट ऑल्सो परमिटेड टू टेक अप द गवर्नमेंट जॉब्स, कैरी द ट्रेड इन इंडिया। सिर्फ और सिर्फ नेपालीज इंडिया में ही नहीं आ सकते हैं, नेपाल के जो सिटीजन है वो नेपाल इंडिया में आ ही नहीं सकते हैं, बट ऑल्सो दे उनको गवर्नमेंट जॉब के लिए भी वो अप्लाई कर सकते हैं, एंड ऑल्सो वो बिजनेस इंडिया के साथ ट्रेड भी कर सकते हैं। 1990 में इंडिया नेपाल एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनी थी, बिगन हुई थी, एंड नेपाल एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनी है। यहाँ पे जैसे इंडिया ग्रो कर रही है वैसे इंडिया नेपाल की भी इकोनॉमिक प्रोग्रेस हो रहा है, बेसिक फैसिलिटी वहां पे ग्रो हो रहा है, फूड रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो है वो भी सॉल्व हो रहा है, ट्रेड एंड एनर्जी की जो नीड्स है वो भी इंडिया सप्लाई करती है नेपाल को, एंड इन सब चीजों में इंडिया ने काफी मदद किया है नेपाल का, एंड नाउ डेज नेपाल काफी ग्रो हुआ है पहले से। ठीक है, तो इंडिया ने काफी हेल्प किया है नेपाल का। ऑल्सो जब 2015 में जो सबसे बड़ा वाला अर्थक्वेक आया था उस टाइम में इंडिया ने काफी मदद किया था नेपाल का, ठीक है, बहुत सारे वे में इंडिया ने
मदद किया था नेपाल का। तो ऐसे हमारा रिलेशन है नेपाल के साथ। फिर आती है नेक्स्ट कंट्री, दैट इज भूटान। एज आई सेड कि वो भी एक लैंड लॉक कंट्री है, क्योंकि वो पूरा माउंटेन एरिया से कवर्ड है, ठीक है। यहाँ पे यहाँ का जो डिफेंस है, ठीक है, वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है? इंडिया का है। कि नेपाल में अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो उससे डिफेंस रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो उसमें इंडिया उसकी मदद करेगी, ठीक है। भूटान में ह्यूज वाटर सोर्सेस है। उसके बाद अगर हम देखने जाए तो इंडिया, जैसे इंडिया हैज कॉर्पोरेटेड इन द प्रोजेक्ट टू प्रोड्यूस हाइडल पावर ऑन द लार्ज स्केल यूजिंग द दिस सोर्स। क्योंकि भूटान के पास ह्यूज सोर्सेस ऑफ वाटर है, तो दैट इज कि इंडिया ने वहां पे जा करके हाइड्रल पावर का प्रोड्यूस किया है प्रोजेक्ट को। एंड इसमें इंडिया ये हाइडल प्रोजेक्ट को लेकर के इंडिया और भूटान का भी रिलेशन काफी अच्छा है, काफी अच्छा है। ओके, नेक्स्ट आता है म्यांमार। म्यांमार ये आता है कहाँ पे? साउथ एशियन कॉन्टिनेंट कंट्रीज में आता है, ठीक है। साउथ एशिया, मिडिल एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया, ये दोनों कनेक्टेड किया गया है रेलवे लाइन के द्वारा, ठीक है। होल एशियन कंट्रीज में रेलवे के द्वारा कनेक्ट किया गया है। ये एरियाज में डेवलपमेंट हुआ है। यहाँ पे देखा गया है कि ट्रेड से रिलेटेड और ऑल्सो रीजन से एक्सचेंज करते हुए इनका रिलेशन अच्छा है, ठीक है। ऑल्सो इंडिया विल बी एबल टू इम्पोर्ट नेचुरल गैस फ्रॉम म्यांमार। म्यांमार से इंडिया इम्पोर्ट करवाएगी, नेचुरल गैस करवाती है, ठीक है। तो इनके बीच का जो बिजनेस है वो नेचुरल गैस का है एंड ऑल्सो टूरिज्म से रिलेटेड भी बिजनेस है। अभी तो इंडिया और म्यांमार का रिलेशन भी अच्छा है, अभी भी अच्छा है, ठीक है, अभी भी अच्छा है। तो यहाँ से वो क्या इंपोर्ट करवाती है? दैट इज द नेचुरल गैस करवाती है। फिर आता है नेक्स्ट, दैट इज द मालदीव्स। इंडिया और मालदीव्स का भी रिलेशन गुड रिलेशन है, फ्रेंडली रिलेशन है, ठीक है। एंड ये स्मॉल नेशन में आता है ना। मालदीव्स काफी छोटा जगह है। यहाँ पे इनके बीच का रिलेशन स्टार्ट हुआ था कब? 1981 में देखा गया था। बेसिक फैसिलिटीज इंडिया ने प्रोवाइड किया है मालदीव्स को, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मदद किया है, हेल्थ के लिए मदद किया है, हेल्थ फैसिलिटीज के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, ये सब में इंडिया ने मालदीव्स का हेल्प किया है। 2006 में जाकर के कॉरपोरेशन बनाया गया था, मिलिट्री फील्ड रिलेटेड कॉरपोरेशन स्टार्ट किया गया था दोनों कंट्रीज के बीच में। यहाँ पे इनके बीच ट्रिटी साइन की गई थी, जैसे स्पेस रिसर्च एंड ऑल्सो कंजर्वेशन ऑफ हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट्स, टूरिज्म, जैसे टूरिज्म इंडिया से जो लोग जाते थे मालदीव्स घूमने के लिए, उनके अब कैसे वो जाएंगे, किस तरीके से बेसिक फैसिलिटीज उनको मिलेगी, कैसे उनका टूरिज्म ग्रो होगा, ये सब के बीच पे ट्रिटीज साइन की गई थी। ट्रिटीज इज जस्ट एग्रीमेंट साइन किया गया था, बट उसके बाद जा करके उनके बीच में फाइटिंग होना शुरू हुआ। उनके बीच में नहीं, एक्चुअली टेररिज्म इंडिया मालदीव्स पे अटैक करने लगा, उनके बीच में टेररिज्म एंड मालदीव्स के बीच में फाइट होना शुरू हुआ। तो इंडिया ने काफी हेल्प किया मालदीव्स का, बट आज की डेट में इंडिया और मालदीव्स का रिलेशन थोड़ा खराब हुआ है, टूरिज्म से ही रिलेटेड, बट खराब हुआ है, ठीक है। वो हम नहीं देखेंगे क्योंकि वो हमारे टॉपिक से रिलेटेड नहीं है। बाकी अगर मैं बताऊँ तो आप फिर एग्जाम में कुछ और लिख के आ जाओगे, ठीक है। तो ये था हमारा इंडिया एंड अदर कंट्रीज, नेबर, हमारे नेबर्स के साथ हमारा रिलेशन। ये रहा कुछ क्वेश्चन। द कंट्री दैट हैज अ फ्री इंटरनेशनल बॉर्डर विथ इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश। आंसर कमेंट में जरूर देना। नेक्स्ट आता है आपका, दैट इज ड्यू टू ए सीरीज ऑफ ट्री पार्टीज टॉक्स बिटवीन डैश चाइना एंड इंडिया, सिनो इंडिया रिलेशन आर इम्प्रूविंग स्लोली, पाकिस्तान, अमेरिका, जापान, रशिया। आंसर कमेंट में जरूर देना, ठीक है। मैं सबका आंसर जरूर पढ़ूंगी। चलो अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज द इंडिया एंड अमेरिका। उससे पहले अगर अभी तक आपने व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो व्हाट्सएप चैनल जरूर ज्वाइन कर लो, लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में। एंड चैनल को शेयर नहीं किया है ये वीडियो तो शेयर करो ये वीडियो, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं किया है तो। ओके, चलो अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो अब हम देखने वाले इंडिया और अमेरिका का रिलेशन कैसा है, ठीक है। हमारा अमेरिका के साथ रिलेशन कैसा है, कब से ग्रो हुआ है, ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं।
इंडिया और अमेरिका ये दोनों कंट्री आज की डेट में काफ़ी पावरफुल नेशन है, ओके? एंड ये बोथ कंट्रीज़ में डेमोक्रेटिक सिस्टम है, ओके? अमेरिका जो है इंडिया के साथ बहुत सालों से हम कह सकते हैं इनके साथ ट्रेडिंग पार्टनर बना हुआ है, ट्रेड कर रहा है। इंडिया के जो लोग हैं सिटीजन हैं, ठीक है? वो अमेरिका जाते हैं एजुकेशन पर्पज़ से, वर्क पर्पज़ से। आप देखते होंगे यूएस में आपके रिलेटिव्स फैमिलीज़ मतलब बहुत सारे फ्रेंड्स वगैरह गए होंगे, ठीक है? सो हम कहते हैं अक्सर हमारे फ्रेंड यूएस में है। सो दैट इज़ कि हमारा और अमेरिका का जो रिलेशन है ये काफ़ी अच्छा है। नॉन रेसिडेंट्स जो इंडिया की वो भी अमेरिका में जाकर के सेटल्ड है, ठीक है? ऑलरेडी सेटल्ड है वहाँ पे। उनका जो वहाँ पे इंडियन कल्चर है, सोशल कल्चर जो है, फिर उसके बाद इकोनॉमिक्स जो है, वो काफ़ी इंक्रीज़ हो रही है। ऐसा नहीं है कि अगर इंडियन पीपल यूएस में रह रहे हैं तो उनको कुछ टॉर्चर किया जा रहा है, नो। उनका रिलेशन भी अच्छा है। वो वहाँ के जो लोग हैं वो भी अपनी तरीके से रह रहे हैं। इंडिया के जो लोग वहाँ पे गए हैं वो भी अपना कल्चर्स को मेंटेन रखते हैं, अपनी इकोनॉमी को वो ग्रो कर रहे हैं, अपने सोशल वर्क को वो देखते हैं, ठीक है? तो वहाँ पे उनको कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है, कोई टॉर्चर नहीं किया जाता है। इंडिया जैसे अमेरिका ग्रो हो रही है वैसे इंडिया भी ग्रो हो रही है, बट अमेरिका बहुत पहले ग्रो हो चुकी है। इंडिया उस टाइम में क्या कहते हैं इंडिपेंडेंस भी नहीं हुआ था, उस टाइम में अमेरिका ग्रो हो चुका था ऑलरेडी। इसलिए इंडिया डेवलपिंग में है और अमेरिका डेवलप्ड में है। बट नाउ अडेज अमेरिका काफी मदद कर रही है इंडिया की डेवलप्ड नेशन, डेवलपिंग तो हो ही रही है बट डेवलप करने में, ठीक है? आफ्टर दी कोल्ड वर्ल्ड वॉर जब एंड हुआ था उसके बाद मिलिट्री का जो रिलेशन है वो इंडिया और अमेरिका का इंक्रीज हुआ था लार्ज स्केल पर जब कोल्ड वर्ल्ड वॉर एंड हुआ था। उसके बाद इंडिया ने एक्सेप्ट किया फ्री मार्केट पॉलिसी को, ठीक है? फ्री मार्केट पॉलिसी मतलब कि इसमें गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं रहेगा, लोग अपने हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं, बिजनेसमैन कर सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट इज कि यहाँ पे इकोनॉमी प्रोग्रेस स्पीड में मतलब कह सकते हैं इनका जो इकोनॉमिक जो स्पीड है, ठीक है? जो ग्रो हो रही है इकोनॉमिकली ये दोनों कंट्रीज, ये देखा जा रहा है कि इंडिया थोड़ा धीरे-धीरे बट हाँ, ग्रो कर रही है, ठीक है? अमेरिका इंडिया का स्ट्रेंथ है क्योंकि अमेरिका काफ़ी मदद करता है इंडिया का। ऑल्सो लेकिन पता है जब न्यूक्लियर टेस्ट किया गया था 1998 में उस टाइम में इनके बीच में टेंशन का माहौल बन गया था इंडिया और अमेरिका के बीच में। बट बाद में जा कर के ये प्रॉब्लम सॉल्व किया गया। एक्चुअली अमेरिका काफ़ी डिसअपॉइंटेड था इंडिया के साथ कि इंडिया भी अपना न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है। बट उसके बाद इंडिया और अमेरिका का रिलेशन फिर धीरे-धीरे डेवलप हो गया। ठीक है? अच्छा हुआ। ऑल राउंड टॉक्स या फिर अगर हम देखने जाएँ अमेरिका केम टू बिलीव दैट इंडिया न्यूक्लियर वेपन को यूज़ नहीं करेगी। अगर करेगी भी तो वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी पे करेगी, गलत इस्तेमाल नहीं करेगी। तो इसके लिए अमेरिका और इंडिया के बीच में एक ट्रीटी साइन किया गया, ठीक है? रिलेशन के द्वारा दैट इज़ द सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट साइन किया गया था 2005 में। इंडिया ने अप्रूव किया था कि हम न्यूक्लियर वेपन को गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है? और उसके बाद पहले भी अच्छी थी बट बीच में खराब हुई थी रिलेशन बट फिर वेपन के द्वारा खराब हुआ था बट फिर में जाकर के यूएस के साथ रिलेशन अच्छा हो गया। 2008 में इंडो अमेरिका लैंडमार्क बना, ठीक है? 5 साल के इन द लास्ट 5 ईयर देखा गया है कि जो कॉर्डियल रिलेशन है मतलब इनके साथ हमारा काफ़ी फ्रेंडली रिलेशन बन गया है एंड इंडिया और अमेरिका इन दोनों के बीच में डेवलपमेंट भी हो रहा है। अमेरिका ऑलरेडी डेवलप्ड है एंड अमेरिका काफ़ी मदद कर रहा है इंडिया का डेवलप होने में। नेक्स्ट आता है टॉपिक दैट इज़ द इंडिया एंड रशिया। इंडिया एंड द ईस्ट वाइल्ड सोवेंट रशिया जिसे हम आज की डेट में रशिया कहते हैं। पहले हम सोवेंट रशिया क्यों कहते थे? पहले हम यूएसएसआर भी कहते थे। दैट इज़ कि पहले रशिया एक बड़ी-सी एशियन कॉन्टिनेंट थी, ठीक है? उसके बाद वहाँ पे क्या हुआ क्योंकि वॉर जो चल रहे थे सेकंड वर्ल्ड वॉर, कोल्ड वर्ल्ड वॉर, तो इसमें क्या होने लगा कि कोल्ड वर्ल्ड वॉर के बाद जैसे बांग्लादेश अलग क्रिएट होके निकला ना, वैसे ही वहाँ पे जो सोवेंट रशिया में जो कुछ स्टेट्स थे, वो लोग ने बोला कि हम अपना एक अलग-सा देश बना लेंगे, हमें आपके वॉर में नहीं फँसना है। तो उन लोगों ने अपना एक अलग बना लिया। तो जिसके द्वारा एक छोटा-सा जगह मतलब छोटा नहीं बट काफ़ी सेपरेट हो गया
कंट्रीज अलग अलग हो गए, ठीक है, स्टेट्स अलग हुए और अपना कंट्रीज बना लिए, तो दैट्स वाई वो एक छोटा सा जगह बन गया। तो इसलिए इसको आज की डेट में रशिया हम कहते हैं, ठीक है। इनके साथ भी हमारा रिलेशन अच्छा है। 1971 में इंडो सोवेंट ट्रिटी साइन की गई थी फ्रेंडशिप के नाम पे, ठीक है। इनके बीच में जो ट्रेड होगा, ठीक है, जो बिजनेस होगा, उनके रिलेटेड इंडो सोवेंट ट्रिटी साइन की गई थी। बोथ दी कंट्री, क्योंकि रशिया भी बहुत काफी डेवलप है, तो वो डिफेंस एंड टेक्नोलॉजीज, डिफेंस की टेक्नोलॉजीज और काफ़ी फील्ड की टेक्नोलॉजीज वो शेयर करती है इंडिया के साथ, ट्रेड करती है, बिजनेस करती है। ऑल्सो सोवेंट रशिया ने भी इंडिया का मदद किया है मिलिट्री को ग्रो करने में, मिलिट्री के इक्विपमेंट को ग्रो करने में, ठीक है, इकोनॉमी को बूस्ट करने में रशिया ने भी काफ़ी मदद किया है। इंडिया और रशिया में देखा गया है कि सोवेंट रशिया जब कोलैप्स हुआ था, उसके बाद ही इंडिया और रशिया का दोस्ती बढ़ी थी, ठीक है, इनके बीच का रिलेशन बना था जब सोवेंट रशिया से रशिया बना। उसके बाद इनके बीच का पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी सॉल्व हुआ रशिया का। देन रशिया भी उस टाइम में उनका, क्योंकि पॉलिटिकल सिचुएशन खराब हो गया था, तो वो भी बाद में मच मोर इम्प्रूव हुआ। इंडिया ने भी काफी मदद किया था। 1996 में इंडो रशिया रिलेशन इम्प्रूव हुआ धीरे धीरे, स्लोली स्लोली, हलू हलू, ठीक है। इंडिया एंड रशिया ने भी काफी प्रोजेक्ट को बिल्ड किया, जैसे मिलिट्री इक्विपमेंट को ग्रो करने के लिए प्रोडक्शन इंक्रीज किया, रशिया ने मदद किया इंडिया का। फिर मिनरल ऑयल को एक्सपोर्ट करवाया इंडिया में, ठीक है, इंपोर्ट मतलब इंडिया को इंपोर्ट करवाया। एंड मतलब ये सारी चीजों में और भी काफी चीजों में रशिया ने इंडिया का मदद किया बिजनेस लेवल पे, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका टॉपिक, दैट इज द इंडिया एंड द यूरोपियन नेशन। अब यहाँ पे यूरोपियन नेशन की बात हो रही है, मतलब यूरोप कॉन्टिनेंट जो है, यूरोपियन कॉन्टिनेंट में अलग अलग कंट्रीज है, उनसे उनकी बात हो रही है यहाँ पे कि हमारा यूरोप के साथ कैसा रिलेशन है। तो इंडिया और यूरोप का भी रिलेशन अच्छा है। जैसे जर्मनी और फ्रांस, ये दोनों इन्वेस्टर्स है इंडिया का, ठीक है, काफी जैसे एडवांस टेक्नोलॉजी को लाने के लिए सबसे पहले जर्मनी एंड फ्रांस मदद करती है, ठीक है। जैसे आपने देखा था फाइटर जेट इंडिया में आया था, ठीक है, फ्रांस से। तो दैट इज हाई टेक्नोलॉजीज एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजीज को लाने के लिए जर्मनी एंड फ्रांस काफी मदद करते हैं, एंड ऑल्सो हाई लार्ज स्केल पर वो इन्वेस्ट भी करते हैं इंडिया में, ठीक है। यहाँ पर जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज के जो वेपन्स है, ये सारी चीजें इंडिया को मिलती है यूरोपियन नेशन से ही। इंडिया एक मेजर एक्सपोर्टर है फील्ड्स ऑफ इंजीनियरिंग एंड आईटी का। इंडिया से जो लोग हैं, जो इंडिया से जो इंजीनियर्स है और आईटी बैकग्राउंड से काफी लोग जाते हैं जर्मनी एंड फ्रांस में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, ठीक है, ये सब करने के लिए जाते हैं वहां पर, क्योंकि वहां पे एडवांस टेक्नोलॉजी है एंड यहाँ के लोगों के पास ब्रेन है, मतलब दे आर लाइक कि मुझे करना है। तो इंडिया से लोग बाहर जाते हैं ये सारी चीजें सीखने के लिए। इनके बीच का फ्री ट्रेड है, ठीक है। ऑल्सो अगर हम देखने जाए तो किन किन चीजों में देखा गया है कि ट्रिटी साइन की गई है, तो दैट इज क्लाइमेट चेंज, क्लीन एनर्जी, डिफेंस प्रोडक्शन, डिजास्टर मैनेजमेंट, सिक्योरिटी ऑफ एयर स्पेस एंड टेररिज्म। ये सब पे डेवलपमेंट के लिए, ये सब इंडिया में डेवलपमेंट इसकी नीड है, ये सब फील्ड में। तो इस पे ट्रिटी साइन की गई है कि रशिया मदद करेगी ये सारी चीजों पे इंडिया का, ये सारी चीजों पे इंडिया का। सो दिस इज द इंडिया एंड यूरोपियन नेशन। फिर आता है आपका नेक्स्ट, दैट इज इंडिया एंड द कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका। अफ्रीका कॉन्टिनेंट के साथ हमारा रिलेशन कैसा है? India constantly takes steps to build cooperation between India and continent of Africa. इंडिया और अफ्रीका काफी काफी क्लोज रिलेशन है। ये दोनों एक दूसरे के लिए काफी बेनिफिशियल है, ठीक है। जैसे अफ्रीका में बहुत सारी कंट्रीज है जो डेवलपिंग है, रैपिडली डेवलपिंग कर रही है, और ऐसी भी कंट्रीज है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में जो डेवलप्ड है, ठीक है। बट अफ्रीका जो प्रॉपरली है वो डेवलपिंग में आ रही है। तो इंडिया शोज इट्स रेडीनेस टू हेल्प इन ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ अफ्रीकन यूथ को डेवलप करने के लिए इंडिया काफी मदद कर रही है अफ्रीका का, ठीक है। अफ्रीका को, अफ्रीकन जैसे हम कहते हैं ना इंडियन यूथ, इंडियन के जो युवा हैं, ठीक है, यंग जो युवा है उनको मदद करती है बात ग्रो करने के लिए।
इंडिया डेवलप कर रही है, उनको चांसेस देती है, वैसे ही इंडिया चांसेस दे रही है अमेरिका के जो यंग लोग हैं, उनको भी काम करने के लिए, उनको डेवलप करने के लिए मदद कर रही है। ठीक है? इंडिया एग्री करती है कि इकोनॉमिकल हेल्प करेगी अफ्रीका का। ऑल्सो अफ्रीका भी क्या करती है, कुछ चीज़ों को एक्सपोर्ट करवाती है इंडिया में। ठीक है? जैसे हम देखने जाए डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़, टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, कम्युनिकेशन, टूरिज्म, ये सब में इंडिया एग्री की है कि हम आपके इकोनॉमी को मदद करेंगे। बट इंडिया को भी एनर्जी की आवश्यकता है। एनर्जी रिच में जो एनर्जी इंडिया को मिल सकता है वो मिल सकता है अफ्रीका से। तो दैट्स व्हाई इजिप्ट, नाइजीरिया, अंगोला, स्वीडन, ये सब इंडिया को एनर्जी प्रोवाइड करती है। ठीक है? तो इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी है ना, उस वो प्रोवाइड करवाती है। तो इंडिया भी काफ़ी एफर्ट कर रही है अपने ट्रेड को इंक्रीज़ करने के लिए अफ्रीका के साथ, और अफ्रीका भी काफ़ी मदद कर रही है इंडिया को एनर्जी प्रोवाइड करने में। ठीक है? एक दूसरे का साथ ये दोनों निभा रहे हैं। ओके? और अगर हम देखने जाएँ तो 2015 में तो एक कमिटी हुई थी, दैट इज़ द समिट कॉन्फ्रेंस इंडिया और अफ्रीका के बीच में हेल्ड हुआ था। इसमें अफ्रीका के 54 कंट्रीज नेशन पार्टिसिपेट किया था इस द समिट कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया एंड अफ्रीका में। ठीक है? एंड यहाँ पे जैसे कुछ प्रॉब्लम से रिलेटेड डिस्कशन भी की गई थी, जैसे ग्लोबल प्रॉब्लम। जैसे एग्जांपल ग्लोबल प्रॉब्लम क्या हो सकता है, जैसे क्लाइमेट चेंजेस, टेररिज्म, कुछ अगर हम कहने जाए कुछ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बातें। तो ये सब से रिलेटेड जो प्रॉब्लम थी वो इंडिया और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में डिस्कस हुआ था। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से 54 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था। फिर आता है आपका द लास्ट टॉपिक, दैट इज द इंडिया एंड द इंडो पाकी स्पेसिफिक एरिया। ठीक है? इंडिया और जो स्पेसिफिक रीजन है, मतलब स्पेसिफिक, दैट इज द पैसिफिक रीजन, जो है जो पैसिफिक ओशियन है रिलेटेड जो एरिया है, दैट उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंडो पैसिफिक एरिया कहते हैं। इंडो पैसिफिक एरिया में जो कंट्रीज आता है दैट इज जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ये सारे कंट्रीज आते हैं। ठीक है? कहाँ पे, इंडो पैसिफिक एरिया में। ओके? यहाँ पे हमारा देखा गया काफी क्लोज रिलेशन है इंडिया के साथ ये सारे कंट्रीज का। काफी कंट्रीज ने इंडिया में इन्वेस्ट भी किया है। इनके बीच में भी ट्रीटी साइन की गई है, जैसे इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया के बीच में ट्रीटी साइन की गई है। किससे रिलेटेड? सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड, एक्स्ट्रा ट्रेडिशन क्रिमिनल्स से रिलेटेड, मिशंस जो कमिंग का जो होता है, ठीक है, जो ड्रग्स वगैरह का जो बिजनेस जो कहते हैं, मिशन जो टारगेट किया जाता है लोगों के द्वारा, टेररिस्ट के द्वारा, ठीक है, या फिर जो करप्टनिस्ट होते हैं उनके द्वारा, तो उनके लिए एक्शन ले सके, तो उनके उनके लिए भी ये दोनों कंट्रीज ने क्या है किया है, साइन किया है। टेररिज्म या फिर आर्ट एंड कल्चर, ये सब के द्वारा इंडिया ऑस्ट्रेलिया के साथ ट्रीटी साइन किया है। वैसे ही जापान भी काफ़ी मदद करती है इंडिया की, बेसिक फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, जैसे इकोनॉमिक कॉरपोरेशन में या फिर इंफॉर्मेशन आईटी टेक्नोलॉजी में, ठीक है, आईटी के फील्ड में, फिर एटॉमिक एनर्जी में, रेलवेज में। ठीक है? जैसे आप कहने वाले कि इंडिया में बुलेट्स आने वाला है, तो दैट इज़ कि जापान से आएगा। तो जापान काफ़ी मदद करती है इंडिया को ये सारी चीज़ों में। ऑल्सो जापान एग्री करती है कि यहाँ पर हम कॉरपोरेशन बिजनेस को एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है? एंड कोस्टल एरियाज की सिक्योरिटी को डेवलप करने के लिए जापान मदद करती है इंडिया की टेक्नोलॉजीज को देने में, ताकि हमारा जो कोस्टल एरिया है, ठीक है, समुद्री जो एरिया है, उसको मदद करने के लिए हाई टेक्नोलॉजीज प्रोवाइड करती है जापान। ठीक है? जो हमारे नेविगेशन है, जो हमारे कोस्ट गार्ड है, उनको हाई टेक्नोलॉजीज कैरी करवाती है कौन? जापान फॉरवर्ड करवाती है। सो देन इज इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशिया के साथ कौन सी कंट्री है? तो अगर हम देखने जाए, इंडिया का काफी कोऑर्डिनल, मतलब फ्रेंडली रिलेशन है, क्लोज रिलेशन है साउथ ईस्ट एशिया के साथ। साउथ ईस्ट एशिया में जो कंट्रीज आते हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस, थाईलैंड, म्यांमार, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया एंड ब्रूनेई। ठीक है?
बुर्नी, ये सब कंट्रीज किसके अंदर आती है? साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में आती है। 1991 में इकोनॉमिक पॉलिसी बनाया गया था कि दैट इज कि इन साउथ ईस्ट एशियन जितने भी कंट्रीज है इनके बीच में फ्री ट्रेड होगा, तब गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं होगा। नेक्स्ट इसकी यहाँ पे एक निकाला गया था कि अगर हमें अब क्या करना है, साउथ ईस्ट के रिलेशन को डेवलप करना है, तो इसके पॉलिसी को इंक्रीज करना पड़ेगा ट्रेड के मामले में, ठीक है, बिजनेस के मामले में पॉलिसी को इंक्रीज करना पड़ेगा। इसलिए स्लोगन निकाला गया था लाइक इस क्या था, लुक ईस्ट के का स्लोगन निकाला गया था, लुक ईस्ट पॉलिसी नाम रखा गया था इसका, ठीक है। 2014 में जा करके इसका थोड़ा मॉडिफिकेशन हुआ और फिर नाउअडेज इसको कहा जाता है एक्ट ईस्ट पॉलिसी। पहले 2015 मतलब पहले जब स्टार्ट हुआ था उस टाइम में लुक ईस्ट पॉलिसी नाम रखा गया था। साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज जितने भी हैं उनको डेवलप करने के लिए पॉलिसीज जो फ्री मार्केट का लाई गई थी उसका नाम रखा गया था दैट इज लुक ईस्ट पॉलिसी। बट बाद में 2014 में कुछ फर्दर चेंजेस हुए एंड उसमें फिर पॉलिसी का नाम रखा गया दैट इज द एक्ट ईस्ट पॉलिसी। फिर इंडिया एंड वेस्ट एशिया, जैसे हमने ईस्ट एशिया देखा, साउथ ईस्ट एशिया, वैसे ही इंडिया और वेस्ट एशिया के बारे में हम देखेंगे। वेस्ट एशियन कंट्रीज कौन सी है? दैट इज ईरान, इराक, बहरीन, देन इज कुवैत, साउथ अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ठीक है, एमिरेट्स। ये सब कंट्रीज वेस्ट एशिया में आते हैं, ठीक है। ये सभी कंट्रीज क्या प्रोवाइड करती है? मिनरल ऑयल एंड नेचुरल गैस इंडिया को सप्लाई करती है। इंडिया नेचुरल गैस मिनरल ऑयल के लिए काफी डिपेंड है इन सारे कंट्रीज के ऊपर। ऑल्सो अपना भी प्रोजेक्ट डाली है बट अभी भी डिपेंड है, ठीक है। मॉडर्न टेक्नोलॉजीज इंडिया को एग्रीकल्चर में और डिफेंस इक्विपमेंट में इजराइल प्रोवाइड करवाता है। ऑल्सो अगर हम देखने जाए इजराइल जॉब्स एंड बिजनेस प्रोवाइड करवाता है इंडियन सिटीजन को कंट्री। तो ये कुछ इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए ये सब कंट्री का कंट्रीब्यूशन है। कोई भी कंट्री हमारे वर्ल्ड में नहीं है जो सेल्फ सफिशिएंट है। हर एक कंट्री को एक दूसरे की नीड है। अकेला कोई ये नहीं कह सकता कि आई एम द बेस्ट, नो, हर एक को एक दूसरे की मदद की नीड है। तो इंडिया ने कुछ मेजर पॉलिसी बनाई थी, फॉरेन पॉलिसी वेस्ट एशिया को लेकर के, ताकि मेन ऑब्जेक्टिव जो है इनका वो फुलफिल हो सके। जैसे फ्रेंडली रिलेशन हो सके ईच अदर के द्वारा, ठीक है, ईच अदर को हम डेवलप कर सके, ईच अदर के नेशन डेवलप हो सके, इसके द्वारा इंडियन फॉरेन पॉलिसी बनाई गई थी ताकि फ्रेंडली रिलेशन रह सके वेस्ट एशिया के साथ। सो हियर कम्स योर क्वेश्चन, द पॉलिसी ऑफ इंक्रीजिंग ट्रेड विद द साउथ ईस्ट एशियन नेशन इज नोन एज डैश पॉलिसी, एक्टिस्ट, पैक्टिस्ट, लुक इज थिकेस्ट। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन दैट इज यूरोपियन नेशन स्पेशली डैश इन्वेस्ट ऑन लार्ज स्केल इन फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी इन इंडिया, Greeks and Italy, German and France, Belgium and Netherlands, Spain and Portugal। तो प्लीज आंसर को कमेंट में जरूर देना। एंड यहाँ पे आपका चैप्टर होता है समाप्त। इस चैप्टर का पीडीएफ आपको मिल जाएगा इजी लर्निंग एप्लीकेशन के फ्री मटेरियल सेक्शन में, तो डाउनलोड कर लेना इजी लर्निंग एप्लीकेशन। एंड इफ यू हैव एनी इंक्वायरी रिगार्डिंग दी कॉम्बो बैच, तो हमारे लाइव क्लास में अगर आप इंटरेस्टेड हो तो दिए गए नंबर पे जरूर कॉल कर लेना। बाकी ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, अगर अभी तक आपने क्लास 9 शुभम जा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लो। तो सून आपका चैप्टर नंबर 6 जो है वो भी आ जाएगा एंड यहाँ फिर आपका पॉलिटिकल भी खत्म। हिस्ट्री ऑलरेडी पूरा हो चुका है, प्लेलिस्ट दिया गया है डिस्क्रिप्शन में हिस्ट्री पॉलिटिकल का, तो हिस्ट्री पूरा कंप्लीट कर दिया गया है, जाकर के देख। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। वीडियो पसंद आया हो तो जरूर लाइक करना एंड कमेंट भी जरूर करना। थैंक यू सो मच।